देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। बड़ा मुद्दा में आज बात होगी किसका होगा बिहार। कोरोना महामारी के दौरान बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को लेकर यह संशय की स्थिति थी कि कोरोना काल में मतदाता घर से निकलेंगे या नहीं। चुनाव आयोग के सामने वोटिंग परसेंटेज और मतदाताओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन 3 चरण में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के वोटिंग के मतदाताओं का उत्साह ये बताता है कि बिहार राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश है। अब कोरोना काल में मतदान को लेकर बिहार की जनता का ये उत्साह वर्तमान सरकार पर भारी पड़ेगा या विपक्ष पर, ये चर्चा का विषय है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम यहां पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। सीट बंटवारे को लेकर के माथापच्ची भी यहां पर राजनीतिक दलों में देखने को मिली। तो चुनावी तालमेल की चर्चा अब सवालों से अधिक संभावनाओं के सिलसिले में हो चुकी है महागठबंधन को लेकर। इस बार एनडीए से अलग जेडीयू भी यहां पर चुनावी मैदान में है। तो एनडीए के लिए ये कितना ज्यादा भारी पड़ने वाला है, ये जरूर यहां पर चर्चा का विषय होने वाला है। उम्मीदवारों में इस बार जो 8 उम्मीदवार हैं, आज का पहले चरण का मतदान जो हुआ 71 सीटों पर हुआ, उसमें 8 मंत्री शामिल हैं, 952 पुरुष और 114 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले 15 साल के शासन को चुनौती देने के लिए विपक्षी महागठबंधन चुनाव मैदान में है। ये पहला मौका है जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के साथ 3 प्रमुख वामपंथी दलों का एक मुकम्मल शक्ल में चुनावी गठबंधन हुआ है। ये भी खास बात है कि महागठबंधन नाम से जाने जा रहे इस चुनावी तालमेल की चर्चा अब सवालों से अधिक संभावनाओं के सिलसिले में ज्यादा है। इस बार एनडीए से अलग जेडीयू के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी लोजपा ने भी एनडीए के सीएम चेहरे नीतीश कुमार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, इजाफा कर दिया है। किसी भी चुनाव में 60% से कम मतदान होने पर कम वोटिंग, 60 से 70% तक मतदान अच्छी वोटिंग और 70% से अधिक वोट डाले जाते हैं तो इसे भारी मतदान कहा जाता है। मतदान के दौरान यह मानकर चला जाता है कि वोटिंग के दौरान मतदाता अधिक संख्या में मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो वहां बदलाव चाहते हैं। यानी अधिक मतदान होने पर यह मान लिया जाता है कि उस राज्य या देश में वर्तमान सरकार से जनता नाखुश है और वो वहां बदलाव चाहती है। इसे अगर दूसरी भाषा में समझा जाए तो सरकार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, लेकिन हर बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ही मतदान का प्रतिशत बढ़े ऐसा भी नहीं। कई बार विपक्ष के ज्यादा हमले होने के बाद किसी प्रदेश या देश में भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। तो बात आज 71 सीटों पर हुए मतदान और इससे होने वाले परिवर्तन की करेंगे। वहीं मुंगेर में भी गोली कांड को लेकर सियासत गर्मा गई। इसको लेकर के भी सियासी दलों ने मौजूदा जो सरकार थी नीतीश कुमार की, उस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और प्रदेश में कानून के शासन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पहले नौकरी का मुद्दा, यहां पर सरकारी नौकरी का मुद्दा नीतीश सरकार के कार्यकाल की मुश्किलें बढ़ा रहा था और अब यहां पर चुनाव से एक दिन पहले हुए मुंगेर में गोलीकांड ने भी कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। तो आज बिहार में 71 सीटों पर हुए मतदान में किसकी किस्मत खुलेगी और कौन यहां पर हाथ मलता रह जाएगा। 71 सीटों में कितनी सीटें किस पार्टी को, किस दल को, किस गठबंधन को मिलने वाली हैं और आज का जो नतीजा रहेगा, जो समीकरण होगा, वो किसके भाग खोलेगा और कौन यहां पर आज के बाद नई जुगत लगाने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस पर ज्यादा हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं बिहार से, अंजनी पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि अभी क्या कुछ अपडेट है। अंजनी, जरा बताएं, कुछ ही वक्त पहले या यूं कहें कि अभी थोड़ी ही देर पहले जो मतदान है वो पूरी तरीके से खत्म हुआ होगा। 35 सीटों पर यहाँ पर मतदान जो था वो चल रहा था 6 बजे तक। तो क्या मानते हैं, क्या वोट प्रतिशत रहा, मतदाताओं ने क्या उत्साह, यहाँ पर कितना उत्साह दिखाया है और किसकी किस्मत इस बार बदलने वाली है?
देखिए कानत बता दें कि जो बिहार का पहले चरण का चुनाव है, इस चुनाव में जो कोरोना था, उस कोरोना को लेकर के कई तरह की बातें उठ रही थी कि मतदाता जो है वो टर्न अप नहीं होंगे, मतदान केंद्रों तक नहीं जाएंगे। लेकिन जो निर्वाचन आयोग है उसने मुकम्मल व्यवस्था की, सभी मतदान केंद्रों पर जो है वो जितने भी तरह के गाइडलाइंस दिए गए थे, उन गाइडलाइंस को सख्ती से पालन कराया गया, चाहे वह सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, मास्क की बात हो, या फिर और किसी दूसरे गाइडेंस की बात हो। सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चुनाव जो है वह लगभग अब जो है वह खत्म हो चुका है। ऐसे कई इलाके थे जो नक्सल प्रभावित इलाके थे, उन नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव जो है वो काफी पहले, कहीं 4 बजे तो कहीं 5 बजे तो कहीं 3 बजे जो है वो समाप्त कर दिया गया है। कई ऐसे जगह थे जहां पर चुनाव 7 बजे शाम सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक का समय था, जिसमें कि चुनाव जो है वो किया गया। जो मतदाता थे, मतदाता काफी संख्या में आए। हालांकि शुरुआती घंटों की यदि बात करें तो शुरुआत में 2 से 3% ही मतदान जो था वह निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार बताया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे मतदान प्रतिशत जो है वह भी बढ़ा, और दोपहर करीब 12-1 बजे के बाद जो है मतदान प्रतिशत में काफी तेजी आई, और लगभग 54 से 55% मतदान जो है वह, यदि हम औसत मतदान की बात करें तो लगभग 55% मतदान जो है वह हुआ है जो चुनाव आयोग का। हालांकि अभी थोड़ी देर के बाद मुकम्मल रिपोर्ट आएगी कि कितना प्रतिशत जो है वो मतदान हुआ है, लेकिन अंदाज लगाया जा रहा है कि लगभग 55% से 60% तक जो है वो मतदान हुआ है। तो जिस तरह से कोरोना काल को लेकर के यह आशंका जताई जा रही थी सभी पार्टियों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा, कि जो मतदाता है, मतदाता मतदान केंद्रों पर जो है वो कोरोना की वजह से नहीं जा पाएंगे, लेकिन उन सारी चीजों को झुठला करके जो मतदाता है उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने का ठाना, और कोरोना यानी एक है कुल मिलाकर भारी उत्साह जो है मतदाताओं ने दिखाया है मतदान को लेकर, और कुछ छिटपुट यहाँ पर जो हिंसक घटनाएं हैं, झड़पें हैं, वो भी यहाँ पर सामने आई है। क्या इसकी वजह से कहीं मतदान जो है वो प्रभावित भी हुआ? अंजनी, थोड़ा सा हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। औरंगाबाद में दो ईडी जब्त किए गए थे। जो ईडी बम जो था वह सीआरपीएफ की टीम ने जब्त किया और उसको निष्क्रिय किया गया। ऐसे किसी भी तरह की अप्रिय घटनाएं नहीं हुई, लेकिन कुछ जगहों पर जो मतदाता है उन्होंने विकास के नाम पर, रोड के नाम पर, पुल के नाम पर जो है मतदान का बहिष्कार किया। वहां पर ये कोई मतदान जो है वह किसी मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के अस्थायी स्तर पर कुछ बूथों पर जो है वो लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, और उन लोगों का मानना था कि अब तक जो सरकार है वो इस तरह के कामों। बिहार चुनाव पर अब तक कौन सा मुद्दा सबसे हावी है? देखिए, इस बार के चुनाव की बात यदि करें तो मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो सबसे ऊपर है। चाहे वो महागठबंधन की बात हो या फिर एनडीए गठबंधन की बात हो, दोनों इस बात को मान रहा है कि जो युवा है उन युवा को लुभाने के लिए बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो सबसे प्रमुख मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर के चुनाव में दोनों, चाहे वो महागठबंधन, बिल्कुल यहाँ दोनों ही अपनी ओर खींचने के लिए युवाओं को प्रयास कर रहे हैं। कहीं नौकरी का वायदा हो रहा है तो कहीं रोजगार देने की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया अंजनी पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विवेकानंद पासवान हमारे साथ जुड़े हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर साई अनामिका कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और राकेश झा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विवेकानंद पासवान, विवेकानंद जी, क्या लगता है आज जो यहाँ पर 71 सीटों पर मतदान हुआ है, कितनी उम्मीद आपको दिखाई दे रही है एनडीए के लिए? देखिए, हम तो पहले माता को धन्यवाद देना चाहूंगा जो वो खुशी से और आगे बढ़ के काम किया है। अभी पूरे बिहार में एनडीए चल रहा है, विकास योजना के लोग बढ़ चढ़ के वोट भाग लिया है, मतदान में भाग लिया है। उन मतदाताओं को। विवेकानंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, ऑडियो ठीक नहीं मिल पा रहा है आपका। डॉक्टर साई अनामिका जो कि नेता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका जी, क्या लगता है इस बार बदले की फिजा बिहार की? जी बिल्कुल ही, जिस तरीके से मतदाताओं का उत्साह इस बार देखने को मिला है, और इस बार जो है बिहार की जनता जो है विकास के नाम पे वोट देगी। जो हमारे देश के सारे अप्रवासी मजदूर जिनके पैरों में पड़े हुए छाले, आज उस अत्याचारी कुशासन बाबू के खिलाफ वो वोट देगी, क्योंकि नम आंखों से बिहार का जंगल राज देखने को मिला। जिन्होंने जालियांवाला नहीं देखा, जिन्होंने जालियांवाला नहीं देखा, उन्हें मुंगेर का ये भीषण कांड देखने को मिला। इस बार जो है बिहार की जनता जाग चुकी है।
वो बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेगी। जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा चुकी है, आज उन लम्हों को याद करके बिहार की जनता आज निश्चित रूप से वोट करेगी। राकेश झा जी, जैसा अभी आपने सुना, अनामिका जी ने एक कविता के रूप में 2 पंक्तियां यहाँ पर कही कि जिन्होंने जलियांवाला बाग नहीं देखा उन्होंने मुंगेर कांड देखा। क्या लगता है ये जो मुंगेर का कांड है ये भी भारी पड़ेगा यहाँ पर, इन चुनावी नतीजों पर असर दिखाएगा ये? देखिए मैडम, सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो कोरोना का काल है इसमें बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर चुनाव हो रहा है और ये सभी के लिए बहुत एक चैलेंज की बात है और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन और पूरी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स माने गए, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स तोड़े भी गए, जिस तरह के मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जहाँ तक किसी के पक्ष में मत देना और नहीं देना, ये सबाधिकार मताधिकार करने वाले मतकर्ताओं का है, जिसे हम वोटर्स कहते हैं, मतदाता कहते हैं। और विशेष रूप से आपने प्रश्न पूछा है मुंगेर, तो मुंगेर जैसी कई ऐसी घटनाएं हैं, सिर्फ मुंगेर ही नहीं है, बाकी जैसा मैडम ने कहा बेरोजगारी की इशू है, कई ऐसे इशूज हैं जहाँ पे सभी मतदाताओं को डिसाइड करना है कि किस पार्टी को, किस अलायंस को देना है, एनडीए को देना है, जेडीयू या बीजेपी को देना है या महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस को देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बैलेंस सोच बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी पहला चरण शुरू हुआ है, बाकी भी कई चरण होने हैं। ये कहना मुश्किल है कि ऊँट किस ओर करवट लेती है, लेकिन इतना जरूर तय है कि कहीं न कहीं फ्रैक्चर मेंटेन भी हो, कहीं न कहीं किसी एक पार्टी को क्लीन स्वीप मेजोरिटी नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कास्ट फैक्टर है, रिलीजन फैक्टर्स है। डेवलपमेंट अपने आप में बिहार के चुनाव में एक इशू रहा है और उसी के नाम पे जो है पिछले 15 सालों में सरकारें चलती रही है, लगातार तीन ऐसे टेन्योर हुए हैं। लेकिन इस बार जनता का मूड कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ न कुछ जरूर बदलाव आएंगे। राकेश जी, आपने जैसे यहाँ पर 15 साल का जिक्र किया कि पिछले 15 साल, तो मैं ये जानना चाहूंगी पिछले 15 साल की सरकार और ये 15 साल का काल और ये मौजूदा हाल, ये अपने आप में क्या लग रहा है कि ये अपने आप में अब एक दूसरे को चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जो युवा है आज वो यहाँ रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है और यही वजह रही यहाँ पर जब तेजस्वी यादव ने मंच से 10 लाख नौकरी देने की बात कही तो बीजेपी को ये कहना पड़ा कि 19 लाख रोजगार जो है वो लेकर आएंगे। हालांकि जेडीयू ने इस तरह की अपने मैनिफेस्टो में कोई बात नहीं की है, तो ये अपने आप में बहुत दोनों चीजों के दिखाता है कि फर्क है। बीजेपी यहाँ जरूर वायदा कर रही है, जेडीयू ने कुछ वायदा नहीं किया है, लेकिन युवा के मन की बात जो है वो रोजगार है, वो नौकरी है। देखिए कनायत मैडम जी, सबसे बड़ी बात है कि बिहार एक डेवलपिंग कंट्री जिसका नाम भारत है उसके अंदर एक राज्य है। आजादी के समय बिहार की जो जीडीपी रही है, चाहे उससे पहले जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, अशोक के काल में भी रहा है, जो ऐतिहासिक आपकी जो एक लिगेसी वहाँ की रही है, बहुत ही धनी है, बहुत ही रिच कल्चर, तमाम चीजें रहे हैं। यहाँ के पहले राष्ट्रपति भी हुए, तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन जो पिछले 30 साल या हम कहें पिछले 70 सालों में क्या ऐसे कौन से कारण रहे हैं 30 प्लस 40 और आने वाले जो भविष्य है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लगे, लोकलाइज इंडस्ट्रीज नहीं हुए। हमने अभी किसी चैनल पे पहले डिस्कस भी कर रहा था कि वहाँ पे आखिर क्या कारण है। आज तक 1950 के बाद कुछ ऐसे, जैसे मैं मिथिला रीजन से हूँ, वहाँ पे लोहट चीनी मिल हुआ करता था, वहाँ पे रैयाम चीनी मिल था, वहाँ पे समस्तीपुर में था अशोक पेपर मिल हुआ करते थे, कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियल चीजें थी। वहाँ की लैंड जो है काफी फर्टाइल है। वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि जो फ्लड है उसको कहीं न कहीं डाइवर्ट करने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस लीगेसी को फिर से एस्टेब्लिश करे। और जहाँ तक किसी प्रशासन का सवाल है, तो चूंकि गुड गवर्नेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सिर्फ गुड गवर्नेंस को बोलते हैं, सुशासन को आप बोलते हैं, सोशल जस्टिस को बोलते हैं, लेकिन उसको धरातल पे कितना लाते हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं? आखिर सबके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हैं। हम अपने मुंह से, अपनी जुबान से नहीं कुछ कह सकते हैं। रह गया जॉब अपॉर्चुनिटी की बात, तो जॉब अपॉर्चुनिटी तभी होगी जब उस तरह के कंड्यूसिव इन्वायरमेंट आएंगे। और उस तरह के इन्वायरमेंट, आप देखिए शिक्षा की जो स्थिति है, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस होते हुए भी माइग्रेशन हो रहा है कोटा के अंदर, दिल्ली के अंदर। लोग कहते हैं बेटर एजुकेशन के लिए। अब यह भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि बेहतर शिक्षा के लिए माइग्रेशन हो रहा है या एक
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए या एक मजबूरी ये में बहुत आपने ये वैलिड पॉइंट यहाँ पर रखा है कि बेहतर शिक्षा के लिए या फिर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, ये जरूर यहाँ पर देखने और समझने वाली बात है। आपने जितनी बातें यहाँ जिक्र किया उन सब से यही लगा कि आप खुद जो है इन बातों का इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, और ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से इन सब सवालों का जवाब दे पाएंगे। डॉक्टर विवेकानंद पासवान हमारे साथ जुड़े हैं और इसी बीच हमारे साथ श्रीकांत यादव जो आरजेडी के नेता हैं वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका श्रीकांत यादव जी, आपकी तरफ आएंगे, लेकिन विवेकानंद जी मैं चाहूंगी पहले इन सवालों का आप जवाब दें। देखिए मैडम, आज से पहले बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला जाया करता था। आज एम्स और आईआईटी लाने का काम हमारा केंद्र सरकार और बिहार सरकार किया है। शिक्षा में तो कितना परिवर्तन हुआ है, सोच में कितना परिवर्तन हुआ है शिक्षा के प्रति, यही उदाहरण काफी है। रही बात, आप इससे पहले चुनाव की बात कर रहे थे, मैं पहले बिहारी कहलाना कितना अपमान की बात था बाहर में, तो हम लोग देखे हैं और झेले हैं। आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान की बात है। ये सरकार की उपलब्धि। हमने सड़क दिया है, हमने घर गांव बिजली पहुंचाया है। बिजली 22 से 23 घंटा रहता है गांव में। हमने घर घर पानी पहुंचाया। बदलाव तो आया है। रहा हमारा सरकार संकल्पित है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार, जो युवा को रोजगार के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम झूठा ढकोसला नहीं करेंगे। आप देखते होइएगा, जो पिछले दिनों सुनने को मौका मिला होगा, जो हेमंत सोरेन झारखंड में कहा करते 1 साल में मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। आज 11 महीना बीत गया है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है? मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार कहे थे, जो मैं पहला कैबिनेट में कृषि को ऋण माफ कर दूंगा। अरे आप आज ऋण माफ हो पाया क्या? कीजिए ना बिहार की। आप दूसरे राज्यों के उदाहरण दे रहे हैं। आप बिहार की बात कीजिए। बिहार में मैं देखिए बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार का लाडला झारखंड और मध्य प्रदेश की बात नेता प्रतिपक्ष बोलता है कि मैं 10 लाख नौकरी में दूंगा। वो नौकरी के बहाने चाहता है, भरगला के जनता को सत्ता में आना चाहता है। तो युवा उसको कोई मतलब नहीं। मैं संकल्पित हूँ, जो बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाऊंगा, और इस दिशा में मेरा सरकार काम कर रहा है। मैं 6.5 लाख लोगों को नौकरी भी दिया है। मैं झूठा वादा नहीं करता हूँ, बिहार के जनता को भरगलाता नहीं हूँ। और बिहार का श्रीकांत यादव जी 2020 में पुनः एनडीए सरकार ला रहा है पूर्ण बहुमत के साथ। श्रीकांत यादव जी, नेतृत्व में ये लोग बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम तो संकल्पित हैं, जो वायदे किए हैं वो पूरा करेंगे, और जो विपक्ष है वो तो सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है। चल रहा है। अभी बेगूसराय की जनता ने जवाब दिया है। अभी इनके नेता सीपी सिंह को बेगूसराय की जनता ने जवाब दिया है। छोड़िए ना, पूरे देश का जनता 2019 में जवाब दिया है आपको। कितना बच्चे मर रहे हैं, देश का जनता जवाब दिया, बिहार का जनता भी। अरे भैया, बिहार का जनता क्या क्या 10,000 मिला आपको, 80,000 मिल रहा है। आजादी के बाद बिहार के लिए बंद कर दिए। अप्रवासी मजदूरों के लिए बिहार की राकेश झा जी, उदाहरण दिया जाता है अक्सर 2019 का के नकार दिया जनता ने, लेकिन क्या लगता है 2019 और मौजूदा परिस्थितियों में अब जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। जनता की जो उम्मीदें थी, अब उन उम्मीदों की जगह कई सवालों ने ले ली है। नहीं पाए और झा जी फ्री में वैक्सीन देने का भाषा दे रहे हैं। हर साल मुजफ्फरपुर में लोग चमकी बुखार से हजारों बच्चे मरते हैं। आज तक उनकी दवाई ढूंढने में बिहार सरकार विफल रही, स्वास्थ्य विभाग विफल रहा, और ये कोरोना देता है। लालच में निकल रही है बिहार की जनता। पासवान जी, अनामिका जी जो है जवाब दे रही है। 10 तारीख के देख लीजिएगा, काउंटिंग
आपका क्या होता जी है। झा जी, हम लोग तो मिठाई क्या लगता है यहाँ पर अभी हम बीजेपी लोग के का प्रवक्ता ने ये सरकार कहा कि पक्का हो 2019 गया। में जो हम विपक्ष की मुकेश पार्टियां हैं अभी उन्हें लोग जवाब जितने दे दिया रहे, जनता ने, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि उस वक्त में और आज के वक्त में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है? बिल्कुल फर्क है, क्योंकि जो 2019 का चुनाव रहा था वो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव था। आज का जो चुनाव है वो विधानसभा का है। तो दोनों के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ही अलग भूमिका होती है और मतदाताओं की भी ऐसी मनस्थिति होती है कि अपने वो विवेक को इस्तेमाल करके जो नेशनल जो पॉलिटिक्स होता है, नेशनल जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें कुछ और उनका विचार होता है और वो लोकल इशूज के स्तर पे चुनाव लड़ा जाता है। जहां तक बिहार का प्रश्न है तो मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि पिछले 15 सालों में नहीं लगता है कि बीजेपी की लोकप्रियता जो पहले थी वो अब जो है उसमें भी कमी आई है, अंतर देख रहे हैं आप कुछ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जो बिहार की पॉलिटिक्स है इसको आपको समझना होगा। ग्रास रूट पॉलिटिक्स जो है वहां पे बड़ा मतलब एक कोएलिशन गवर्नमेंट है। वहां पे जो संविदा की सरकार है, कॉन्सेप्चुअल गवर्नमेंट है। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को लालू यादव के जाने के बाद किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला मैडम। वहां पे ना बीजेपी को मिला, ना जेडीयू को मिला और उसके बाद आरजेडी को भी नहीं मिला। तो वहां पे जो है कोएलिशन सरकार है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो सिद्धांतों को, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को रखते हुए जो एक पॉलिटिकल हेजेमनी हुआ करती थी, पॉलिटिकल डोमिनेंस हुआ करता था। आजादी के बाद केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी कांग्रेस सिस्टम, जिसको मॉरिस जोन्स ने कहा है, वो कहीं ना कहीं 90s के बाद खत्म हो चुका। और आपने देखा कि मोदी के बाद निश्चित रूप से एक बीजेपी डोमिनेटेड एक गवर्नमेंट बनी और वो कहीं न कहीं कुछ स्टेट्स में है। लेकिन बिहार की राजनीति को समझने के लिए वहां पे किसी एक व्यक्ति को, एक दल को पूरे मतदान में मत नहीं मिल रहे हैं, पूरी सीट नहीं मिल रही है। तो पावर अलायंस कहते हैं इसको, पोस्ट अलायंस भी आप कहते हैं। लास्ट समय में नीतीश जी ने क्या किया था, उन्होंने उसी से जिसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ा, आरजेडी के साथ समझौता किया और फिर उसके बाद बीजेपी के साथ समझौता है। तो जो एक सिद्धांत, जिसकी गांधी बार बार बात कहते हैं कि सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं हो, हर पॉलिटिकल पार्टी की एक फिलॉसफी होती है, उस फिलॉसफी पे ड्रिवन हो। और जो सोशल जस्टिस की बात है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि पिछले 15 सालों में सड़क बने हैं, बिजली आई है, कुछ स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, तमाम डेवलपमेंट हुए हैं। लेकिन जहां पे आज हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, जहां पे हम डेवलप्ड सिटीज की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 13 करोड़ आबादी है। उस आबादी में से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे गांव हैं जिनका अपलिफ्टमेंट हुआ है। कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबका पार्टिसिपेशन हो, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन हो। आप टैक्सेशन को, फॉर्मूला को आप पढ़ें तो टैक्स क्रिएशन किसके द्वारा होता है, जिसके साथ आप टैक्स लेते हैं, फिर गवर्नमेंट चलाते हैं और गवर्नमेंट चलाने के बाद उसको आप सब्सिडी के नाम पे लोगों को देते हैं। तो व्यवहारिक स्तर पे चाहे छात्रों की समस्या हो, चाहे महिलाओं की समस्या हो, चाहे रोजगार का इशू हो, जैसा विवेकानंद पासवान जी ने कहा है, बिल्कुल सही बात कहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इट इज ए वेरी चैलेंज फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू क्रिएट द जॉब, बिकॉज यू नो that the even your government is running in the in a very depth, वो अपने आप में कर्जा में है, अपने आप पॉलिसीज को आप सही से नहीं चला पा रहे हो। तो आप 10 लाख कहां से आप क्रिएट करोगे। आपने कहीं न कहीं सर्विस सेक्टर पे, आपको मैं बताऊं कि इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का होता है, 34.45 है, जो कि जीडीपी का 54% है। तो यहाँ पे जब तक सर्विस सेक्टर नहीं आएगा, और जो बिहार है वो कृषि प्रधान इकोनॉमी ज्यादा है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब क्रिएट करने की जरूरत है, वहाँ पे एक ग्राउंड रियलिटी, लेकिन उसके लिए तो साफ तौर पर इनकार ही एक तरीके से सुनाई पड़ा है नीतीश कुमार जी की ओर से। जी क्या कहेंगे यहाँ पर डॉक्टर साईं, अनामिका जी? देखिए, मैं स्वयं बिहार की बेटी हूँ और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बिहार की जो जनता है इस बार वोट करेगी विकास के नाम पे, बेरोजगारी तो बीजेपी तो कह रही है ना विकास नहीं कर सकती है, अगर विकास के नाम पे तो मान रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, यदि बेरोजगारी की बात हो, अप्रवासी मजदूरों का जो पलायन हुआ है, अभी कह रहे थे विवेकानंद जी की हम गर्व से कहते हैं बिहारी हैं, लेकिन कहाँ गया था उनका वो गर्व जिस वक्त अप्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार ने अपनी सीमा को सील कर दिया था। तो मैं छंद एक सुनाना चाहूंगी
यहाँ पे सारे लोग हैं और चुनावी माहौल है, तो मैं एक चंद रैली से भरल बा कोना कोना, पूजा में आइब ता हो जाई कोरोना, पूजा में आइब ता हो जाई कोरोना, माई के भक्तन पर पुलिस लाठी गोली चलावता, ओने मोदी जीवा माई पर भाषण पिलावता, अब की दुर्गा माई करिहन विचार, ठीक नैखन ही नीतीश कुमार। धन्यवाद। डॉक्टर विवेकानंद पासवान जी, क्या ये जो अभी कहा अनामिका जी ने, क्या मानते हैं इस तरह से ही अब कुछ होने वाली हैं स्थितियां? ये भारी पड़ेगा रोष, ये गुस्सा जनता का? देखिए मैडम, अनामिका जी के बात को से मैं सहमत हूँ। इस बार के चुनाव में एनडीए का मुद्दा ही विकास है जो वो बोलती है। दूसरी बात, वो पलायन की बात की है, आपको याद होगा। मैं पिछले सरकार को दोहराना नहीं चाहता था, मैं अपनी उपलब्धियां की बात करता था, पिछला सरकार क्या किया मैं इस बात को बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अनामिका जी छेड़ दी है तो बोलना मुझे मजबूरी। 15 साल हो गए, अब तो बिहार 15 साल गठबंधन सरकार के हवाले है। विवेकानंद जी 2 मिनट सुनिए। आप अभी तक 15 साल पहले की सरकार के कामों को बताते हैं। जी की सरकार था सर, उस समय जो हताश और निराश होके बिहारी पलायन शुरू किया, पलायन का दौर वही था। उससे पहले बिहारी पलायन नहीं करते थे। वो पलायन का दौर वही शासनकाल है जो राबड़ी लालू जी का शासनकाल, और वहीं से पलायन शुरू हुआ। रहा बात कोरोना में, क्या मेरी सरकार चलिए पलायन शुरू हुआ, लेकिन क्या 15 साल में आपने ऐसी स्थितियां उत्पन्न की, ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो वापस आ जाएं? जो श्रमिक मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, वो वापस अपने प्रदेश आ जाएं? क्या इस तरह का माहौल दिया सरकार ने? राकेश झा जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी। इनका नेता तो जब आफत विपत आता है तो भाग। राकेश झा जी, विकास की बात यहाँ पर जो एनडीए है, बीजेपी है, वो कर रही है, लेकिन क्या लग रहा है इस बार विकास के मुद्दे पर रोजगार और नौकरी का मुद्दा भारी पड़ने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, विकास के मुद्दे के साथ साथ ये जो रोजगार का इशू है, क्योंकि वहाँ पे युवाओं की संख्या काफी अधिक है, बल्कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं को रखता है, तो ये रोजगार का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और साथ में जो एक चीजें हैं बाकी जो उनके माइंड सेट में है, खास के युवाओं को, वो देखने वाली चीज है। और ये बिल्कुल 10 तारीख तक सारा कुछ बिल्कुल ये साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार की जनता के दिल में क्या था और उसने किसको मैंडेट दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिहार में 3 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और भारी उत्साह यहाँ पर जनता ने दिखाया है। मतदाता यहाँ पर बड़ी संख्या में बूथ तक पहुंचे हैं, मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया है और किस्मत जो है 1066 उम्मीदवारों की आज ईवीएम में कैद हो गई है। धड़कनें आज से उन लोगों की बढ़ जाएंगी जब तक नतीजे नहीं आते हैं और उम्मीदें भी यहाँ पर हर एक दल की और जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उनकी बढ़ जाएंगी और सभी ये दावे करने में लगे हुए हैं कि उन्हीं को भारी जो जीत है वो मिलने वाली है। लेकिन 10 तारीख को ही नतीजे साफ कर देंगे कि किसके दावों में दम था और बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है या सत्ता किसके हाथ आने वाली है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।